हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी तभी आसान लगती है जब आप सफल होते हैं और सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती। सफलता के लिए आपको तपना होगा, जलना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। आज का मोटिवेशन के साथ इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से आरंभ किया था ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखें, बर्मा से, जापान से, थाईलैंड से, सिंगापुर से, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना जो आंदोलन शुरू किया था वो सिंगापुर से शुरू किए थे। ठीक है, सिंगापुर से शुरू किए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न देखेंगे, नंबर दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस 2 बार लगातार अध्यक्ष चुने गए थे, 38-39 में, 1938 में, 1939 ईस्वी में। पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे, पट्टाभी सीतारामैया को, और हराने के बाद उन पर दबाव आया जिसके कारण वो त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, तो उसके बाद कांग्रेस को ये त्यागपत्र दे दिए। कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक। इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की थी। ठीक है, ईस्वी 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना की अगर बात करें तो 1923 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कौन किए थे? तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और कौन थे? एक थे चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, ये दोनों मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अगर यहाँ पे चर्चा करें तो ये 1934 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1934 ईस्वी में मेन जो संस्थापक सदस्य थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। तो इस तरह से एक एक चीज़ों को आप समझते जाएं। फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। आगे देखेंगे तीसरा नंबर सवाल, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल, पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड दल होना है, रजिस्टर्ड दल होना है की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है, छोटा बड़ा बहुत सारे राजनीतिक दल हैं भारत में, तो राजनीतिक दल को पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड होने के लिए कितना प्रतिशत कम से कम उसको लाना होगा वोट? तो ये प्रतिशतता है 2%। जितने मत पड़े हैं उसके 2% मत इसको आना चाहिए, तभी यह रजिस्टर्ड होगा। अगला नंबर सवाल देखेंगे, चौथा नंबर सवाल। चौथा कहता है किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया था? कंपनी अधिनियम कहने का मतलब है, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि यहाँ पे शासन करती थी, व्यापार के साथ साथ शासन भी करती थी, और उसके गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो यहाँ के लॉर्ड गवर्नर थे, गवर्नर जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की बात हम कर रहे हैं। तो 1857 ईस्वी में जब कैनिंग थे तो यहाँ का विद्रोह हुआ था। उसी समय विद्रोह को दबाने के लिए 1858 ईस्वी का अधिनियम आया था। ठीक है, तो 1858 ईस्वी का जो अधिनियम आया था, इसी के तहत कंपनी अधिनियम को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था पूरी तरह से, और पूरा शासन जो था वो क्राउन के हाथ में चला गया था। क्राउन कहने का मतलब है कि ये इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में जो अंग्रेज शासन करते थे, जो अपना वहाँ का राजा था, वहाँ के शासन में चला गया। ठीक है, कहाँ का? भारत का शासन, जितना भी शासन था वो चला गया क्राउन के पास। ठीक है, और उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन 1858 के अधिनियम के बाद क्या हो गया? वायसराय नियुक्त किए गए, वायसराय नियुक्त किए गए। ये सारी चीज़ों को आपको समझना है, पढ़ना है। आगे देखेंगे 5वां नंबर, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति की बात कर रहे हैं, इसे हम बताएं, अगर आप क्लास किए होंगे तो हम ये बताए हैं कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपती है। तो क्वेश्चंस
ये नहीं था, लेकिन लोक लेखा समिति के बारे में हम बताएं। लोक लेखा समिति जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट होती है उसे किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है, लोकसभा अध्यक्ष को। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें, सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो कितना है? ये है 22। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22 है और ये प्रत्येक वर्ष गठित होती है, प्रत्येक वर्ष गठित होती है, प्रत्येक वर्ष यह गठित होती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष दल के नेता होते हैं, विपक्षी जो दल होते हैं उसी के नेता होते हैं, विपक्षी दल के नेता। विपक्षी दल के नेता लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसमें 7 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। और प्रत्येक साल इसका गठन होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी दल के नेता होते हैं। इसे याद रखना है। और ये अपना कहाँ सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना रिपोर्ट सौंपता है। छठा देखिए, वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? वंदे मातरम यहाँ का राष्ट्रीय गीत है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है। और इसका जो वर्णन मिलता है कहाँ मिलता है? आनंद मठ में मिलता है। कहाँ मिलता है? आनंद मठ नामक पुस्तक में मिलता है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। और आनंद मठ में कौन चीज का वर्णन मिलता है? एक और वर्णन मिलता है, सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। ठीक है, आनंद मठ में कौन चीज का विद्रोह मिलता है? सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। आनंद मठ से ही ये वंदे मातरम लिया गया है। पहली बार इसे गाया गया था 1896 के अधिवेशन में, 1896 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सयानी, रहमतुल्लाह सयानी इनको बोला जाता है। ये अध्यक्ष 1896 के अधिवेशन में। कहाँ अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में। ये सारी चीज हम बताते जा रहे हैं, बताते हैं तो याद रखना है। वीरभूमि समाधि स्थल, समाधि स्थल कहाँ है? तो ये दिल्ली में स्थित है। अगर हम राजीव गांधी, वीर भूमि किसकी समाधि है? ये राजीव गांधी की समाधि है। अगर हम इंदिरा गांधी की बात कर लें तो शक्ति स्थल, शक्ति स्थल बोला जाता है इंदिरा गांधी की समाधि को। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात करें तो विजय घाट, विजय घाट बोला जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट कहते हैं। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। अगर राजीव गांधी की बात करें तो वीरभूमि। आगे देखें, दिलवारा के मंदिर एक उदाहरण है। दिलवारा में जैन मंदिर है। दिलवारा में किस चीज का मंदिर है? जैन मंदिर है। याद रखना है, जैन मंदिर, जैन मंदिर है। और यह माउंट आबू, माउंट आबू पर्वत पर, यानी कि जो अरावली पर्वत है उस पर माउंट आबू है। माउंट आबू पर ही जैन मंदिर है। दिलवारा का जैन मंदिर इसे कहा जाता है। ये जो उदाहरण है नागर शैली के उदाहरण है। नागर शैली किधर चलता है? देखिए, नागर, ये सब शैली जो है ये मंदिर बनाने की शैली है। ठीक है। जैसे कि द्रविड़ शैली को अगर हम कहें तो ये दक्षिण में, ठीक है, ये दक्षिण के जो मंदिर होते हैं उसमें ये अपनाए जाते हैं द्रविड़ शैली। दक्षिण में जो मंदिर बनते हैं। नागर शैली अगर बात करें तो ये उत्तर भारत में जो भी मंदिर बनाए जाते हैं वो नागर शैली के बनाए जाते हैं। और दोनों का सम्मिश्रण की अगर बात करें तो ये बेसर शैली होता है। द्रविड़ शैली, नागर शैली, देखिए मंदिर आप देखे होंगे तो मंदिर का ऊपरी जो होता है ये पतला होता है, नुकीला टाइप का। ठीक है। और एक होता है गुंबदाकार टाइप का होता है, यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये गुंबदाकार जो होता है, ठीक है, और ये नुकीला टाइप का होता है। तो दोनों शैली होते हैं और दोनों का सम्मिश्रण बेसर शैली कहलाता है। तो इस चीज को याद रखना है। दिलवारा का जो मंदिर है जैन मंदिर है, माउंट आबू पर स्थित है और यह नागर शैली का एक उदाहरण है।
9वां नंबर, घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन, कौन ऐसा विटामिन है जो घाव को भरता है, जल्दी से भरता है, तो वो है विटामिन सी। एक एक प्रश्नों को आप ध्यान से देखें। विटामिन सी जो होता है वो घावों को भरने में सहायता करता है। विटामिन के की यहाँ पे चर्चा कर ले तो विटामिन के जो होता है रक्त स्कंदन में सहायता करता है, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है ये। आगे 10वां नंबर, कला की गंधार शैली की बात हो रही है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी? गंधार शैली। गंधार शैली के बारे में आपको पता होगा कि ये बुद्ध की जो प्रतिमा बनाई गई है, अधिकतर प्रतिमा गंधार शैली की बनी हुई है, गंधार शैली से बनी हुई है। ये कनिष्क के राज्यकाल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। आगे देखेंगे 11 नंबर। 11 कहता है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है इसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। अटॉर्नी जनरल, इसको हम करवा चुके हैं, पढ़े हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को हम लोग महान्यायवादी कहते हैं, महान्यायवादी कहते हैं, ठीक है, महान्यायवादी कहते हैं। और इसका जो नियुक्ति करता है ये कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगर बात करें इसका कार्यकाल की, तो कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। क्या होता है? प्रसाद पर्यंत होता है। ये याद कर लें, इससे बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है। जब भी राष्ट्रपति चाहे तो इसे रख सकता है और इसे हटा भी सकता है। तो अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी कहते हैं। और यह अनुच्छेद, इसे भी याद कर लें, अनुच्छेद ये 76 में वर्णित है, अनुच्छेद 76 में वर्णित है, संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल वर्णित है। आगे देखेंगे, भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की अगर हम चर्चा कर लें तो ये 1947 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और तभी से यह शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखें, टमाटर में कौन सा अम्ल, एसिड मौजूद होता है, ये बताना है टमाटर में। तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड भी इसे कहते हैं। अगर हम टार्ट्रिक एसिड और मौलिक एसिड की बात कर लें तो टार्ट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाए जाते हैं, खास करके अंगूर में, मौलिक एसिड सेब में। तो ये सारी चीज़ों को भी याद कर लें, छोटे छोटे चीज़ हैं ये सारे, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं। पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है, ऊपरी सतह जो होती है, उस पर सर्वाधिक कौन सा धातु रहता है? धातु या अधातु? यहाँ पे देखें, क्वेश्चन को जब भी पढ़ें तो समझ लिया करें कि पूछ क्या रहा है। यहाँ पे देखिए अधातु पूछा जा रहा है। अगर धातु रहता तो एल्युमिनियम इसका आंसर हो जाता, ठीक है। अगर धातु पूछता, धातु, तो इसका आंसर क्या हो जाता? एल्युमिनियम हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है अधातु। अधातु अगर पूछ ले तो इसका, अगर अधातु पूछ ले तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकन। सिलिकन होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर जो सर्वाधिक मात्रा में जो पदार्थ होते हैं वो कौन हो जाते हैं? सिलिकन हो जाते हैं। अधातु की चर्चा है तो सिलिकन, अगर धातु की चर्चा हो तो एल्युमिनियम। आगे देखें 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? चांदी की सतह को काला करता है, यह कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यह चांदी के सतह को काला कर देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S कहा जाता है। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण, जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ये जब उपस्थिति होता है चांदी पर, तब यह क्या बना लेता है? ये बना लेता है सिल्वर आयोडाइड। उससे मिलकर क्या बना लेता है? चांदी से मिलकर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। किससे मिलकर? हाइड्रोजन सल्फाइड से मिलकर चांदी प्रतिक्रिया करता है, ये क्या कर लेता है? सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। और सिल्वर सल्फाइड की उपस्थिति से ही चांदी क्या हो जाता है? काला हो जाता है। आगे देखेंगे 16, घेघा, जिसे हम लोग ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? समझें, यहाँ पे देखिए थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसे हिंदी में अगर कहें तो अबटू, पराबटू, अधिवृक्क, ओपियूसिका, ठीक है। तो ये थायराइड ग्रंथि जब बढ़ता है तो यह
घेघा रोग कहलाता है। घेघा रोग कहाँ पे होता है? ये गले के पास होता है, ठीक है। कहाँ होता है? गले के पास होता है घेघा रोग। और इसमें क्या होता है कि आयोडीन की मात्रा जब घट जाती है शरीर में, आयोडीन की मात्रा जब शरीर में कम हो जाती है, शरीर में जब आयोडीन की मात्रा कमती है, तब यह क्या होता है, थायराइड ग्रंथि इन्फेक्शन होने लगता है और यह बढ़ने लगता है, जिसके कारण ये घेघा रोग होता है, ठीक है। ये लाइलाज बीमारी है, याद रखना है इस चीज को। इससे बचना है तो आयोडीन की मात्रा हमेशा भोजन में होनी चाहिए, तभी आप सुरक्षित हैं घेघा से। आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है, आतिशबाजी समझते होंगे आप, इसमें हरा रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शंस देखें तो तीसरा ऑप्शन है कि बेरियम जो होगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी जब हम लोग करते हैं तो उसमें हरा रंग निकलता है। लेकिन वहीं अगर चटकीला रंग की बात करें तो स्ट्रोंशियम की चर्चा करेंगे हम, ठीक है। चटकीला रंग कैसे निकलता है? स्ट्रोंशियम के कारण। वहाँ आतिशबाजी में स्ट्रोंशियम अगर है तो वो उससे चटकीला रंग निकलता है आतिशबाजी में। आगे देखेंगे, चौराहे पर मुड़ते समय, जब साइकिल चलाते हैं तो चौराहे पर जब मुड़ते हैं तो साइकिल सवार जो होता है वो केंद्र की ओर झुकता है, केंद्र की ओर। यानी कि जब हम साइकिल चलाते हुए इस तरह से करते हैं तो हम किधर झुकते हैं? केंद्र की ओर झुकते हैं। तो केंद्र की ओर किस बल के कारण झुकते हैं? तो यह बल होता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण ही कोई साइकिल सवार झुकता है। दोस्तों एक एक प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। जीएस की जो तैयारी कराई जा रही है आपके लिए, लगातार रोज क्लास ये किया जा रहा है और संभवतः रोज ही होगा, रोजाना शाम को आएगा ये। तो दोस्तों प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने शेयर करेंगे दोस्त उतने मेरे लिए बहुत आभार होगा आपके लिए। तो एक एक चीज़ों को आप परखें, यहाँ पे परख कर आप देखें, पढ़ाने का तरीका हो चाहे प्रश्नों का स्तर हो, अगर आप सही मूल्यांकन कर सकते हैं उस आधार पर मेरा मूल्यांकन करें और लाइक कमेंट कर शेयर जरूर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आते हैं प्रश्न पे। अभिकेंद्रीय बल के कारण कोई भी साइकिल सवार झुकता है, ये तो चीज सही है। अब केंद्रीय बल का उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो अब केंद्रीय बल का उदाहरण आप कहाँ लगाएंगे? जैसे कि दूध से जब हम लोग मलाई निकालते हैं, या तो ये अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। दूध से मलाई निकालना, ये किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। श्यान बल की अगर हम चर्चा कर लें तो श्यान बल सर्वाधिक किस में होता है? शहद में। ये क्वेश्चन देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है। श्यान बल किस में अधिक होता है? तो शहद में होता है। 19 देखें, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन, रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? ये हार्मोन है जो कि शरीर से निकलता है, शरीर के ग्रंथियों से निकलता है और इसके कारण क्या होता है? हृदय स्पंदन, रुधिर दाब यानी कि प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग कहते हैं, वो बढ़ जाता है। ये कहलाता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो कि अधिवृक्क से निकलता है, ठीक है, अधिवृक्क से निकलता है एड्रेनालिन। ये क्या होता है? इस हार्मोन के कारण हृदय स्पंदन और दाब जो होता है, रुधिर का दाब यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो वो हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन। आगे देखें, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी। अलाउद्दीन खिलजी का जो आर्थिक नीति था, बाजार नियंत्रण प्रणाली जिसे कह सकते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली ये हम करवा चुके हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको ये पता होगा कि हम ये करवा चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी की वो नीति थी, ठीक है। तो यह वर्णित कहाँ है? तारीख फिरोजा शाही में। तारीख फिरोजा शाही में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। अगर बात कर लें तारीख फिरोजा शाही किसने लिखी है, तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा यह लिखा गया है। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा यह लिखा गया है, ठीक है। ये पुस्तक है तारीख फिरोजा शाही। आगे देख लेंगे 21 नंबर, घोघा झील। देखिए ध्यान से, और कहाँ? बिहार के किस जिले में स्थित है? तो घोघा झील कटिहार में स्थित है। झील याद कर लें, खास करके बिहार के क्वेश्चंस बिहार के एराइज होते हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी हो या फिर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा
या फिर बीएसएससी इंटर लेवल, सभी में बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे 22वां, बिहार में लौटता मानसून कब प्रारंभ होता है। जब बिहार से लौटता हुआ मानसून प्रारंभ होता है तो वह समय होता है अक्टूबर का मध्य, यानी कि अक्टूबर मध्य में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी सदानीरा के नाम से जाना जाता है। कौन ऐसी नदी है जो कि जिसे नारायणी और सदानीरा के नाम से जाना जाता है। तो यह बिहार की नदी है, इसे हम लोग गंडक नदी के नाम से जानते हैं। गंडक नदी का उद्गम स्थल अगर बात कर लें, उद्गम स्थल, ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ है, नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में है। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नेपाल में है। और यह क्या करती है, यूपी और बिहार की कह सकते हैं, ये सीमा रेखा बनाती हुई, ठीक है, कहाँ प्रवेश करती है, ये बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है और सोनपुर में, ठीक है, सोनपुर में गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है, गंगा में मिल जाती है। याद रखना है इस चीज को, गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी जो है बिहार के सोनपुर में गंगा में मिलती है। याद रखना है इस चीज को, बेहद इंपॉर्टेंट है। और गंडक नदी को ही नारायणी बोला जाता है, सदानीरा बोला जाता है। यह नेपाल से निकलने वाली नदी है जो कि कुछ कुछ दूरी पर यूपी और बिहार के बीच में सीमा भी बनाती है, ठीक है। घाघरा नदी को ही हम लोग सरयू नदी के रूप में जानते हैं, सरयू नदी। घाघरा नदी को क्या कहा जाता है, सरयू नदी। अगर इसकी उद्गम स्थल की बात कर लें तो यह कहाँ से निकलता है, सरयू नदी कहाँ से निकलता है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। तिब्बत के मानसरोवर झील से यह नदी निकलती है। कौन नदी, सरयू नदी, जिसे हम लोग घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। घाघरा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो देखिए ये भी यूपी और बिहार का कुछ हिस्सा सीमा बनाती है। घाघरा नदी भी क्या बनाती है, कुछ दूर तक बिहार और यूपी के साथ क्या बनाती है, सीमा बनाती है। और यह छपरा के नजदीक, ठीक है, छपरा के नजदीक कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। गंगा में ये भी मिलती है नदी, याद रखना है, गंगा में घाघरा नदी मिल जाती है। उसके बाद एक और नदी है कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ निकलती है, ये भी नेपाल से निकलती है। ये भी नेपाल की नदी है, नेपाल से निकलती है। और इसे उत्तर भारत में बाढ़ के रूप में जाना जाता है। उत्तर भारत में यह बाढ़ के रूप में तबाही लाती है, बाढ़ लाती है। कौन, कोसी नदी। और इसे क्या कह सकते हैं, ये जगह बदलने वाली नदी है, अपनी दिशा बदलने वाली नदी है। हर साल अपना दिशा ये बदल लेती है, कोसी नदी। और ये कटिहार के पास गंगा में मिलती है, ये भी याद कर लें, कटिहार के पास गंगा में मिलती है, ठीक है, गंगा में मिलती है। कौन, कोसी नदी कटिहार के पास गंगा में मिलती है। और यह नेपाल से निकलती है, बाढ़ के रूप में पूरे भारत में यह जानी जाती है। बिहार का अगर शोक कहें तो इसे कोसी नदी को ही कहा जाता है, जो कि उत्तर भारत को यह बाढ़ में लपेटे रहती है। गंडक नदी, जिसे हम लोग नारायणी सदानीरा के नाम से जानते हैं, गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल है, यूपी बिहार के साथ सीमा बनाती है और सोनपुर में आकर गंगा में मिल जाती है। उसी तरह घाघरा नदी को सरयू नदी कहा जाता है, यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और यह कहाँ, यूपी और बिहार के साथ ये भी कुछ दूर सीमा बनाती है। उसके बाद छपरा में जाकर गंगा में मिल जाती है। तो इस तरह से हर प्रश्न को आप ध्यान से देखें, याद करें, रट्टा मारने की आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी। यहाँ पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान याद रखें, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया था। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम चर्चा कर ले तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये पश्चिमी चंपारण में है। याद रखना है, यह कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण कहाँ है, बिहार में है, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है और यह बिहार में है, बिहार में। अगर बात कर ले प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर या फिर टाइगर रिजर्व कह सकते हैं, टाइगर रिजर्व कह सकते हैं, यह बिहार का एकमात्र है। याद रखना है, बिहार का एकमात्र अभयारण्य है जहां टाइगर रिजर्व है। कहाँ,
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। इसकी स्थापना की अगर हम लोग चर्चा कर लें, स्थापना की अगर हम लोग चर्चा कर लें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, तो ये 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी पश्चिमी चंपारण बिहार में। पहले चंपारण हुआ करता था, बिहार में। टाइगर रिजर्व के रूप में इसे बिहार का एकमात्र अभ्यारण्य माना जाता है। और टाइगर रिजर्व के रूप में इसे कब मान्यता मिली या कब शामिल किया गया था? तो 1991 ईस्वी में शामिल किया गया था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 25 नंबर। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर? तो चूना पत्थर जो मिलने वाला क्षेत्र है ये रोहतास की तरफ है। रोहतास जिला जो कि चूना पत्थर ज्यादा पाया जाता है यहाँ पे। 26 देखिए, बिहार की औसत वर्षा पूछ रही है। तो औसत वर्षा जो है ये 112 सेंटीमीटर है, इसे याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। 27 राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये मुख्यमंत्री जी हो जाएंगे। कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होता है वो मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। और संवैधानिक शक्ति की बात करें तो ये राज्यपाल के हाथों में होता है। संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक शक्ति, संवैधानिक शक्ति किसके हाथ में होती है? राज्यपाल के हाथ में होती है। आगे देखेंगे 28 नंबर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की पहचान सबसे पहले किसने की थी? विद्युत चुंबकीय तरंगों की पहचान सबसे पहले हटर्ज के द्वारा किया गया था। देखिए, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, बुक उठाकर देख लें, आपको कहीं ना कहीं ये मिल ही जाएंगे। हर प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे 29 नंबर सवाल। लंबे समय तक कार्य करने से मांसपेशियां थक जाती है, तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। क्या बनने लगता है? लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, जिसके कारण मांसपेशी जो होती है वो थक जाती है। रेबीज के टीके की खोज पूछा जा रहा है, किसने की थी? टीका की खोज याद रखना है। तो ये पुआस्चर के द्वारा खोजी गई थी। किस चीज का? रेबीज का। कल ही हम बताए हैं रेबीज कैसे फैलता है। रेबीज क्या है? वायरल डिजीज है जो कि कुत्ता के काटने में से फैलता है। ये वायरल डिजीज है रेबीज। अगर जैनर की हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले सर्वप्रथम टीके की खोज की गई थी। सर्वप्रथम टीके की खोज, सर्वप्रथम टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये जैनर के द्वारा किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखें, ये परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही, पहले ऑल ओवर इंडिया की बात कर लें, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। भारत में भी और बिहार में भी हुआ था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। भारत और बिहार दोनों में कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम बिहार की चर्चा करें तो सबसे पहले सत्याग्रही बनाया गया था श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो श्री कृष्ण सिंह को पहले सत्याग्रही बनाया गया था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। दूसरे की अगर बात कर ले तो ये अनुग्रह नारायण सिंह थे। अनुग्रह नारायण सिंह को दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुना गया था। अगर बात कर लें भारत की, भारतीय स्तर पर, देश स्तर पर, तो ये जो पहले सत्याग्रही थे वो कौन थे? ये कौन थे? ये थे विनोबा भावे। विनोबा भावे, ठीक है, याद रखना है, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे जो कि भारतीय स्तर पर थे। अगर दूसरे सत्याग्रही की बात करें, दूसरे सत्याग्रही की बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे, इसे भी याद रखना है। तीसरे भी पूछ दिया जाता है, तीसरा पूछ दिया जाता है जो कि ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। तो ये भी पूछ दिया जाता है। यहाँ पे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही पूछा जा रहा है तो कृष्ण सिंह, दूसरा तक याद कर लेना है अनुग्रह नारायण सिंह। अगर कब हुआ था तो 1940 ईस्वी में। भारत की बात करें, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था तो 1940 ईस्वी में। सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। तो ये तीनों को याद रखना है, दोनों को याद रखना है यहाँ बिहार के स्तर पर। ठीक है, कौन सा पूछ दे कहना नहीं। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष, होम रूल की बात की जा रही है तो ये मजहरुल हक थे। ठीक है, कौन थे? मजहरुल हक थे। कब? 1916 ईस्वी। ये तो याद होगा,
होम रूल आंदोलन हुआ था। आगे, होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जिसे 1916 में बाद में चल के मर्ज कर दिया गया था, लेकिन दोनों अलग अलग। मद्रास में होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, जबकि पुणे की अगर बात कर लें होम रूल की तो तिलक थे। ठीक है। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? ये तो कॉमन है, 58%। इसे याद करने की चीज है, एक बार में याद कर हो जाएगा। आगे देखिए, विनोबा भावे किससे संबंधित है? विनोबा भावे की अभी हम चर्चा कर रहे थे। विनोबा भावे जो संबंधित है वो पवनार से संबंधित है। शांति निकेतन की बात कर लें तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। बारदोली की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देख लें, समझ लें, ये सारी चीज़ें समझने योग्य चीज़ें हैं। कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है मानव शरीर में? तो ये अधिवृक्क हो जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड इसको बोला जाता है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड बोला जाता है। तो इसे भी याद कर लें, अधिवृक्क एड्रीनल ग्लैंड को बोला जाता है, जो कि जोड़ा में स्थित होता है। गुरुत्वाकर्षण जी का मान आसान है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो 9.8 ms, ठीक है। आगे देखें 38, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस होती है। N2S, N2S इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में हम लोग जानते हैं। आग बुझाने वाली गैस के रूप में भी कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। और फिर कोल्ड ड्रिंक्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से ओजोन में जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। पर्यावरण में या कह सकते हैं वातावरण में गर्म हो जाता है, वातावरण गर्म हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ प्रयोग, उपयोग, ये सारी चीज़ों को भी आप देख लें। आगे देखेंगे 38, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग पूछा जा रहा है तो बताना है भाग 2। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है संविधान के भाग 2 में वर्णित है। और अनुच्छेद की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो यह कितना हो जाएगा? 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक में नागरिकता का वर्णन है, भाग 2 में यह वर्णन है। नागरिकता संबंधी अगर कानून की बात कर लें, नागरिकता संबंधी कानून कब लाया गया था भारत में? 1955 ईस्वी में। इसे भी याद रख लें, सबसे पहले नागरिकता संबंधी जो कानून लाया गया था वो 1955 ईस्वी में भारत में लागू किया गया था। भाग 3 की अगर हम बात कर लें तो भाग 3 ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसे भी याद रखें आप लोग, मौलिक अधिकार से संबंधित है। और यह अनुच्छेद कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद वर्णित है 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार है और भाग 3 में वर्णित है। भाग 4 की अगर हम बात कर लें तो भाग 4 में कौन सी है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है, ठीक है। और यह अनुच्छेद कहाँ है? अनुच्छेद है 36 से लेके 51 के मध्य। अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में यह वर्णित है। भाग 1 में कह सकते हैं राज्यों से संबंधित वर्णित है, राज्य का वर्णन यहाँ पे मिलता है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 4 तक भाग 1 में। आगे देखेंगे 39 नंबर सवाल। 39 कहता है बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था कहलाती है। स्थानीय स्वशासन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बोला जाए तो ग्राम पंचायत हो जाएगा। और बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था ये नगर निगम के नाम से जाना जाता है। छोटे छोटे शहर नगर निगम हुआ, उससे छोटा जो होगा नगर परिषद होगा, नगर परिषद होगा, उसके बाद नगर पंचायत होगा। तो इस तरह से यहाँ पे पढ़ना है। भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1986 में पारित किया गया था। देखिए क्वेश्चंस को जल्दीबाजी में अगर आप टिक करना चाहते हैं, सेट लगाना चाहते हैं तो पॉज करके भी आप लगा सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। अगर पढ़ के अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपको जाके जुड़ जाना है केवल। और वहाँ पे जो PDF आते हैं
पीडीएफ में आंसर हम नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं कि क्योंकि आप क्लास कर लिए होते हैं और क्लास करके उसके बाद आपको पीडीएफ में जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको बनाने में आपको सहूलियत मिलेगी, आप आसानी से उसे बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। यानी कि आप जो भी यहाँ पे क्लास में पढ़ते हैं उसका पीडीएफ दिया जाता है और उसको आप बना लेते हैं, ठीक है, आसानी से बन जाता भी है। 41 देखेंगे, डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो यह कहाँ उद्यान है? तो ये जम्मू कश्मीर में ये उद्यान है, याद रखना है, जम्मू कश्मीर में ये राष्ट्रीय उद्यान है डचीग्राम। और इसमें जो मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो कश्मीरी हिरन पाया जाता है, कश्मीरी हिरन, ठीक है, यहाँ हंगुल भी से कहा जाता है कश्मीरी हिरन को, तो ये पाया जाता है मेनली रूप से। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन के अनुसार यहाँ तेंदुआ हो जाएगा, तो सी ऑप्शन से यहाँ के सही हो जाएंगे। अब देखिए 42 में, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? एक एक चीज़ों को अगर आप सही से जानते होंगे, समझते होंगे, तो लगभग चीज़ हम यहाँ पे करवा चुके हैं, जितने भी क्लास किए हैं उसमें हम लोग पढ़ा चुके हैं। महात्मा गांधी का जो दक्षिण अफ्रीका से वापसी हुआ है ये 1915 ईस्वी में हुआ था। देखिए देखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ है? 1905 ईस्वी में हुआ है, लॉर्ड कॉर्जन के द्वारा इसे किया गया था बंगाल विभाजन, ठीक है। हर एक ईस्वी को याद रखें, मॉडर्न इतिहास तो एकदम याद रखना है आपको। कोलकाता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण हुआ था 1912 ईस्वी में, ठीक है, 1912 ईस्वी में। मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना संबंधी अवधारणा का प्रकटीकरण ये 1906 ईस्वी में किया गया है। तो अब यहाँ से आप पता कर ले कि 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। तो कोलकाता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण, जबकि 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी किए थे, वो तारीख था 9 जनवरी, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, इसे भी याद रखना है। कोलकाता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण 1912 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना संबंधी अवधारणा का प्रकटीकरण 1906 ईस्वी में हुआ था। हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है। अब देखिए 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, 1858 का जो शासन अधिनियम आया था उसके अनुसार लॉर्ड कैनिंग को सबसे पहला वायसराय बनाया गया था। उससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। भारत में क्या हुआ करते थे? गवर्नर जनरल। लेकिन जैसे ही 1858 का जो भारत का शासन अधिनियम आया उसके अनुसार क्राउन के हाथ में चला गया, यहाँ का शासन जो था क्राउन के हाथ में चला गया और कंपनी का जो था शासन उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस हिसाब से सबसे पहला वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और अंतिम गवर्नर भी कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग ही थे। इनका शासनकाल 1857 से 61 तक माना जाता है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। उससे पहले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्जन हुआ करते थे। आगे देखिए लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? झील के बारे में आप पढ़े होंगे, जियो से संबंधित प्रश्न है। तो लोकटक झील के बारे में अगर आप जानते होंगे तो ये मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील को तैरता हुआ झील भी कह सकते हैं, तैरता हुआ झील, ठीक है, तैरता हुआ झील भी इसे कहा जाता है। और यह पूर्वोत्तर भारत का क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है कौन? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। याद रखना है इस चीज को, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 45 अभी भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? विधानमंडल कहने का मतलब है कि इसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों आते हैं। विधान परिषद और विधान सभा। तो विधान परिषद और विधानसभा जिस जिस राज्य में है उसे विधानमंडल के नाम से जानते हैं। और अगर बात कर ले कितने राज्यों में है तो यह 6 राज्यों में है। पूरे भारत में मात्र 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। कौन कौन से 6 राज्य हैं इसे याद रख लें, ये मुश्किल से गिनती से हैं इसलिए इसे याद रखना आसान है। एक बिहार है, बिहार को याद रखें। उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाता है, यूपी का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश उसके बाद आता है, आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है, इसे भी आप याद रखें। उसके बाद तेलंगाना है, तेलंगाना में भी है, तेलंगाना। उसके बाद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी है। उसके बाद कह सकते हैं 1 2 3 4 5 कर्नाटक में भी है।
तो ये 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो 6 याद रखना है। आगे देखेंगे 46, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? तो यह विकासशील देश है। विकासशील देश को थर्ड वर्ल्ड भी बोला जाता है। आगे देखेंगे 47, भीम बांध अभयारण्य जो कि मुंगेर में है, किस तरह का वन प्रदेश है ये? तो ये जो वन प्रदेश है ये शुष्क पतझड़ वन का प्रदेश है, ठीक है। भीम बांध अभयारण्य जो कि मुंगेर में स्थित है। अगर पूरे बिहार में सबसे बड़ा अभयारण्य की बात करें, सबसे बड़ा अभयारण्य बिहार का, ठीक है, बिहार का, ये भी ध्यान देना, बिहार का, तो ये कैमूर हो जाएगा। कैमूर अभयारण्य जो है वो बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। आगे 48, शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा आसान है, सासाराम में है, रोहतास सासाराम। आगे देखेंगे 49, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन, अगर इसकी स्थापना की बात कर लें तो ये 1908 ईस्वी में सबसे पहले हुआ था, स्थापना दिवस में ही हुआ था। और इसका सम्मेलन जो पहला अधिवेशन जो किया गया था ये पटना में किया गया था, ठीक है, इसे याद रखना है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था। आज का अंतिम सवाल है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका क्या कारण है? बाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज हो जाती है। बाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज हो जाती है। दोस्तों, अंतिम तक अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आए, तो लाइक और कमेंट करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।